नमस्कार दोस्तों, मैं दिननाथ ठाकुर अपने YouTube चैनल DNT एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, UGC नेट पेपर 2 के भूगोल विषय के अंतर्गत रिमोट सेंसिंग से संबंधित अर्थात प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत रिमोट सेंसिंग से संबंधित हमारा अध्याय 6 है और इस कड़ी में आप लोगों को मैं विशेष रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताऊंगा। और UGC नेट के एग्ज़ाम्स में हमेशा से ही विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से संबंधित प्रश्न बनते आए हैं। उन्हीं कड़ी में विगत दिनों के वीडियो में आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बारे में बताया था। तो चलिए आज के अध्याय 6 के अंतर्गत हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोग यदि हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम चुंबकीय विकिरण और उनसे संबंधित तरंगदैर्घ्य और फोटन ऊर्जा की आवृत्तियों की सीमा है। यानी कि जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की बात करते हैं और उनका जो वेव लेंथ है, वेव फ्रीक्वेंसी है, वेव वेलोसिटी है, उन सभी का एक कंबाइंड रूप हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरण का संपूर्ण वितरण है। यानी कि हम किस प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को स्पेक्ट्रम के माध्यम से हम वितरित करते हैं, उनका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बात करता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में। चाहे वो फ्रीक्वेंसी के रूप में हो, चाहे वो वेलोसिटी के रूप में हो, या फिर हम बात करें वेवलेंथ के रूप में। हालांकि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में प्रकाश की गति से यात्रा करती है, लेकिन वे आवृत्तियों, तरंगदैर्घ्य और फोटॉन ऊर्जा की एक विस्तृत श्रृंखला में ऐसा करती है। जैसे कि यदि हम बात करें कि एक हमारा प्रिज्म है, उस प्रिज्म में जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यदि हमारा ये प्रिज्म है और इस प्रिज्म में यदि हम लाइट को पास करें, प्रकाश को पास करें, तो ऐसी अवस्था में हमारा जो दूसरी ओर सफ़ेद रंग का यदि हमारा कोई पेपर होता है या फिर कोई पर्दे होते हैं, तो वो बहुरंगीन यानी कि मल्टी कलर रंग में, पट्टियों में ये बट जाती है। क्योंकि जब ये एक निर्वात में चाल होती है, इसका कोई इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, कोई वेवलेंथ नहीं होती है, तो ये एक प्रकाश महीन कण की किरण की भांति जाती है। लेकिन जैसे इसमें बैरियर आता है और सफ़ेद कलर का पर्दा आता है, तो ये विभिन्न कलरों में, रंगों में विभक्त हो जाती है। और इस पट्टी के एक सिरे पर हमारा बैंगनी कलर यानी कि बैंगनी रंग, जबकि दूसरी ओर हम बात करते हैं नीले, ब्लू और हरे रंग के साथ ही साथ पीले और लाल रंग शामिल होते हैं। तो जब हम ये 7 कलर में हमारा विभाजित हो जाता है, जैसे कि बैंगनी, नीले, हरे, पीले, लाल रंग की पट्टियों के लगातार जब क्रम में ये प्रकाश स्पेक्ट्रम करता है, तो हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या दृश्य स्पेक्ट्रम। एक अंग्रेज वैज्ञानिक, अब ये अंग्रेज वैज्ञानिक जो थे, ये थे
सर विलियम हर्शचल, ध्यान दीजिए, सर विलियम हर्शचल, इन्होंने 1880 में इन्होंने थर्मामीटर का प्रयोग करके, तापमापी का प्रयोग करके बतलाया था कि पर्दे पर दिखाई देने वाली प्रकाश स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग की पट्टी से लाल रंग की पट्टी और तापमान की मात्रा, यानी कि जब हम बैंगनी रंग की पट्टी से लाल रंग की पट्टी की ओर बढ़ते हैं तो हमारा तापमान की मात्रा बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग जो हमारा है रोशनी को अधिक से अधिक मात्रा में खींचता है तथा तापमान की यह वृद्धि लाल रंग के सिरे से भी आगे और जारी रहती है। और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सभी तरंगदैर्घ्य जो वेवलेंथ है, बारंबारता जो फ्रीक्वेंसी है, सभी सिस्टमेटिक रूप से और लगातार एक साथ ये मिलकर रहते हैं। लेकिन हर्शल महोदय द्वारा एक अन्य खोज भी किया गया और उन्होंने रासायनिक प्रभावों का अध्ययन करते समय पता लगाया कि प्रकाश स्पेक्ट्रम के बैंगनी सिरे से पहले स्थित भाग में कुछ तापमान विद्यमान होती है। एक तरफ इनका जो थर्मामीटर का प्रयोग था, इसमें यह कहा गया कि जैसे जैसे हम बैंगनी कलर से आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा रंग जो लाल रंग है उसका तापमान वृद्धि होती है। जबकि जब इन्होंने रासायनिक प्रभावों के बारे में अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि बैंगनी रंग के पहले हमारा क्या था, कुछ तापमान विद्यमान था। और इसी से उन्होंने ये प्रमाण दिया कि प्रकाश स्पेक्ट्रम हमें जब पर्दे पर दिखाई देता है या फिर किसी बड़े स्पेक्ट्रम का एक छोटा या मध्यवर्ती भाग के बारे में जब हम पता लगाते हैं तो वो विभिन्न रंगों में बदल जाता है। साथ ही साथ इसमें हम बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हमारा है उसको हम किस रूप में देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कलर्स हैं, इसके बाद हमारे पास सोर्सेज भी हैं और इसमें हम जो स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, जो वेव्स की बात करते हैं, वो भी हमारा दिया हुआ है। रेडियो में हम देख सकते हैं कि वेव्स हमारा कितना होता है, या फिर हम रेडियो के बाद यहाँ टीवी में भी देख सकते हैं। माइक्रोवेव्स में जब हम आते हैं तो जो कलर की तीव्रता बढ़ती जाती है और उसमें जो वेवलेंथ निर्मित होता है वो भी निरंतर बढ़ती जाती है। और जैसे हम इंफ्रारेड में आते हैं तो वेवलेंथ में उसकी वेव्स की मात्रा में वृद्धि होने लगती है और विजिबल लाइट में जो हमारा है इसमें भी वेव की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती है। लेकिन सबसे अधिक यदि हम बात करें अल्ट्रावायलेट रे में भी हमारा वेव की मात्रा बढ़ती है, लेकिन अधिकतम अगर हम बात करें तो गामा रे जो हमारा होता है एक्सरे के उपरांत, गामा रे में सबसे ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है आसानी से देख सकते हैं और सबसे ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है प्रभावशील रहता है। और जब हम विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो उसमें जो 7 कलर्स है जिसमें हमारा रेड जो आता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो विजिबल में यदि हम बात करें तो विशेषकर यूजीसी नेट में भी ये पूछा गया है कि विजिबल में हमारा तरंग दैर्घ्य या माइक्रोमीटर से जब हम उसको मापते हैं वेवलेंथ को तो कौन सबसे ज़्यादा इफेक्टिवनेस होता है। तो हमारा ब्लू सबसे पहले होता है, फिर ग्रीन होता है और फिर रेड होता है। तो ये ध्यान देना है क्योंकि इससे प्रश्न बन चुके हैं। और जब हम गामा रे की वेवलेंथ की बात करें तो गामा रे की वेवलेंथ हमारा जो है 10⁻12 टू 10⁻11। हर एक बिंदुओं पर चर्चा करना जरूरी है क्योंकि इनसे प्रश्न बनने की संभावना अधिक है। गामा रे में आपका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की 10⁻11 से -12 तक, एक्स-रे में हमारा 10⁻9 से लेकर -10 तक। उसके बाद हमारा जो अल्ट्रावायलेट की हम बात करते हैं, एक्चुअली 10⁻9 के जब हम बात करते हैं एक्सरे में तो ये नैनोमीटर के वेवलेंथ में आ जाता है जो मैंने पिछले क्लास में बताया था। और जब हम 10 अल्ट्रावायलेट में बात करते हैं 10⁻8 से -7 तक
उसके बाद जब हम विजिबल में आते हैं तो विजिबल में रिफ्लेक्टेड एनर्जी पिक जो हमारा है 0.5 माइक्रोमीटर। विजिबल में रिफ्लेक्टेड एनर्जी पिक की जब हम बात करें तो 0.5 माइक्रोमीटर है। और रिफ्लेक्टिव इंफ्रारेड का जब हम बात करते हैं तो ये जो हमारा आता है ये भी माइक्रोमीटर में होता है, और 1 माइक्रोमीटर यानी कि 10⁻⁻⁶ हमारा इसमें माना जाता है। और इंफ्रारेड में जैसे जैसे हम जाते हैं इसका जो वेव लेंथ है वो घटते जाता है, 10⁻⁻4 से -5 होता है। माइक्रोवेव्स में पुनः फिर हमारा जो है -3 to -2 आता है। और जहाँ रेडियो की बात करें तो यहाँ पर वेवलेंथ सबसे कम होता है, 10 यानी कि हम बात करें 1 मीटर या 10⁻0 से 10⁻1 मीटर। तो ये जो हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है और इसकी वेवलेंथ है, जो यह प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार एक प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म में टकराती है, किसी सफ़ेद पर्दे पे टकराती है, उसका रंग में बदलाव आता है। और वो गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल में ध्यान दीजिए ब्लू, ग्रीन और रेड। विजिबल में जब हम बात करें तो विजिबल में हमेशा ब्लू, ग्रीन और रेड ही होता है। ये 3 कलर हमेशा याद रखना है क्योंकि यूजीसी नेट हमेशा इससे प्रश्न पूछती है। उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो। अब हम बात करते हैं कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के प्रदेश। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के जब हम प्रदेश को स्पष्ट करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हमारे पास 7 प्रदेश आते हैं, 7 रीजन आते हैं, जैसे कि गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो रीजन। इनका फिर उपभाग है, इनकी हम वेवलेंथ को भी देखेंगे और साथ ही साथ इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो लक्षण है, जो विशेषता की हम बात करते हैं, इसको भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि गामा रे का हमारा जो है नंबर 1 में इसका वेवलेंथ 0.03 नैनोमीटर से कम होता है। और इनकी विशेषता की यदि हम बात करें तो वायुमंडल के ऊपरी भाग द्वारा विकिरण का पूर्णतः अवशोषण और दूर संवेदन के लिए विकिरण की अप्राप्ति हो जाती है। एक्सरे में यदि हम बात करें तो 0.03 नैनोमीटर से 30.0 नैनोमीटर। इनकी विशेषता वायुमंडल में पूर्णतः अवशोषित और दूर संवेदन में कोई उपयोग इसका नहीं होता है। लेकिन अल्ट्रावायलेट रे का हमारा 2 भाग है, एक अल्ट्रावायलेट है जिनका जो वेवलेंथ है 0.03 नैनोमीटर से लेकर 0.03 माइक्रोमीटर से लेकर 0.4 माइक्रोमीटर। देखिए इनके वेवलेंथ को याद में रखना काफ़ी जरूरी हो जाता है क्योंकि अधिकांशतः जो हम यूजीसी नेट में बात करें तो ज़्यादातर इन्हीं जगहों से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। इनमें हम 0.3 माइक्रोमीटर में कम तरंगदैर्घ्य से विकिरण का ऊपरी वायुमंडल के ओजोन गैस में पूर्णतः अवशोषण हो जाता है। फोटोग्राफिक परावैंगनी बैंड की यदि हम बात करें अल्ट्रावायलेट में तो इसमें 0.3 से लेकर 0.4 माइक्रोमीटर ये सेम है। और इसकी वायुमंडल में जो ट्रांसमिशन का संभव है, परंतु स्कैटरिंग और फिल्म और फोटो सूचक में संवेदक का संभव बनता है। फिर हम बात करते हैं विजिबल में, तो विजिबल का जो वेवलेंथ है 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर। फिल्म एवं फोटो संसूचकों से संवेदन के योग्य प्रदेश जिसमें ऊर्जा का सबसे अधिक परिवर्तित जो हमारा हरा बैंड है जिसका वेवलेंथ 0.5 माइक्रोमीटर तरंगदैर्घ्य होता है। फिर हम बात करते हैं इंफ्रारेड रीजन की। इंफ्रारेड रीजन से हमारा प्रश्न बन चुका है यूजीसी नेट से, तो इसको ध्यान दीजिए। 0.7 से लेके 100 माइक्रोमीटर और रिफ्लेक्टेड आईआर बैंड में 0.7 से 3.0 माइक्रोमीटर और फिर थर्मल आईआर बैंड में 3.0 से 5.0 माइक्रोमीटर और मिड आईआर बैंड में 8.0 से 14 माइक्रोमीटर है। और इनके हम विशेषताओं को देख सकते हैं। साथ ही साथ माइक्रोवेव्स रीजन में 0.1 से 100 मीटर है। माइक्रोवेव्स रीजन की जो विशेषता है यह है कि मेघ, कुहारा, वर्षा में प्रवेश करने की क्षमता के अपेक्षाकृत लंबे तरंगदैर्घ्य सक्रिय और निष्क्रिय दोनों ढंगों से प्रतिबिंब प्राप्ति
और रेडार द्वारा सक्रिय फोटोग्राफी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा हो जाता है कि कैसे भी स्थिति में हम इस पे जो सुदूर संवेदन की बात करते हैं वो संभव हो सकता है। और रेडियो रीजन 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य का ये प्रदेश है। तो इनको समझना काफ़ी जरूरी है और इसी बेस पे यूजीसी नेट हमारा विगत कई सालों से प्रश्न पूछते रही है। जबकि हम इसकी अगर और एक जगह देखते हैं कि हमारा इसमें कैसे वेवलेंथ तैयार होता है, तो आप देख सकते हैं गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, नियर, मिड, फिर हमारा जो है ये सीक्वेंस में है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता के आधार पर, ये वेवलेंथ के आधार पर है। इसके मानों को याद रखना है और इसी के आधार पर यूजीसी नेट आने वाले दिनों में प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों, यदि हमारे चैनल आप लोगों को निरंतर वीडियो प्रोवाइड करवा रही है और हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही साथ आप ज़रूर कमेंट करें ताकि हमारे वीडियो में जो सुधार की आवश्यकता है उसे मैं कर सकूं और आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए इनसे भी बेटर तरीके से आपके पास वीडियो लेकर आऊं जो यूजीसी नेट की परीक्षा में आपको सफलता दिलाए। धन्यवाद।